आ गए फेल साइंटिस्ट से पढ़ने। चलिए पढ़ाते हैं। इस चैनल पे हम फिज़िक्स की एंट्री पढ़ेंगे और वो भी शुरुआत से। तो शुरू करते हैं। पर फिज़िक्स को पढ़ने से पहले हमें साइंस को पढ़ना ज़रूरी है। अब साइंस होती क्या है, साइंस से भी थोड़ा पहले चलते हैं। जहाँ पे हम थे हमें इल्म नहीं था कि साइंस भी मौजूद है। यानी कि हमारे एंशंट पीपल यानी पुराने दौर में रहने वाले लोग वो मानते थे कि जैसे कि चीज़ें होती हैं। अब कैसे होती हैं कि जैसा कि एक्लिप्स, सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण ये जो हो रही हैं, तो ये मानते थे कि इनके पीछे जो है वो नेचर के लाज नहीं है बल्कि देवता काम करते हैं। यानी कि सोलर इक्लिप्स का देवता अलग और आसमानी बिजली यानी लाइटनिंग उसका देवता अलग। तो इनके माइंड में होता था कि इनके पीछे देवता काम करते हैं। बहुत ही अजीब। पर साइंस जो है ना, साइंस अब ये चीज़ें जो हुई, यानी कि अगर मैं इस बाल है इसको छोड़ते हैं तो ये नीचे गिरता है। अब नीचे क्यों गिरा, आप तो कहेंगे सर ये तो ग्रेविटी है। चलो ठीक है, अब ये ग्रेविटी ने इसको खींचा पर इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यानी चीज़ें गिरी, इसमें हमारा कोई कारण नहीं है, यानी हमारी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये गिरी तो गिरी, इसके पीछे नेचर के लाश काम करेंगे। इसमें हमारा इनपुट नहीं है, ह्यूमन इनपुट नहीं है। इसी अगर ह्यूमन इनपुट नहीं होगा ना जिस भी चीज़ में, कोई भी इवेंट में, तो उसे हम कहते हैं फिनोमेना। फिनोमेना फिनोमेना क्या होता है? ऐसे इवेंट्स विदाउट ह्यूमन इनपुट। अब जिसमें ह्यूमन इनपुट यानी हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, जैसा कि सूरज ग्रहण हुआ, इसमें हमने क्या किया? कुछ भी नहीं। आसमानी बिजली हुई, इसमें हमने क्या किया? अरे कुछ भी नहीं। ये चीज़ें जो हो रही हैं ना, इसमें हमारा इनपुट नहीं है, इन्हें हम कहते हैं फिनोमेना। और ये आपकी किताब में भी लिखा हुआ है। तो चलो अब यहाँ पे तो इन्होंने एंशिएंट पीपल ने यह तो बताया कि इनके पीछे कौन काम करता है? देवता। अब देवता किसके पीछे काम करते हैं? वो इस चीज़ के फिनोमेना, यानी जो वाक़यात आसपास हो रहे हैं, चीज़ें गिर रही हैं, सोलर इक्लिप्स हो रहा है, बारिश हो रही है, रेनबो बन रही है, तो इन्हें हम कहते हैं फिनोमेना। तो अब हम चलते हैं साइंस के पास। अब साइंस ने क्या किया? अब साइंस होती क्या है? साइंस काम करती है एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पे। चलो पहले नोट कर लें। चलो जी, अब इसको मिटाते हैं। अब हम पढ़ेंगे साइंस, फिर आएंगे अपने टॉपिक पे यानी कि फिजिक्स पे। तो पहले हम पढ़ते हैं साइंस। अब साइंस है क्या? सर जी साइंस जो है ना, साइंस ये लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड, अब लैटिन क्या है? लैटिन एक लैंग्वेज है, उसका ये वर्ड है। अब साइंस जो है ये निकला हुआ है साइंशिया से। साइंशिया। अब साइंशिया का मतलब क्या होता है? साइंशिया का मतलब होता है नॉलेज। अब इसका मतलब है नॉलेज और दूसरा अंडरस्टैंडिंग और तीसरा अवेयरनेस। ये तीनों हमें कुछ किताब बता रहे हैं कि साइंस का मतलब ये होता है। चलो ठीक है, साइंस तो हमने पढ़ा कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस है। ये काम कैसे करती है? साइंस का बेसिक जो मोटिव होता है ना, उसका मतलब जो होता है वो काम ऐसे करती है कि चीज़ें हो रही हैं, उनके पीछे लॉज ऑफ नेचर हैं, बस ऐसे काम करती है। और फिर आते हैं ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, उस पर तो हम नहीं जाएंगे। तो चलो अब साइंस दो हिस्सों में बटी हुई है। एक है जो लिविंग थिंग्स से रिलेट करता है, जैसे उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस। और दूसरा है जो नॉन लिविंग से रिलेट करता है, उसे हम कहते हैं फिजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस यानी ये रिलेट किससे करेगा? ये रिलेट करेगा लिविंग से, लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स में क्या आता है? देखें, लिविंग थिंग्स में आते हैं जैसा कि जूलॉजी, बॉटनी हो गई, पेड़ पौधे हो गए, वो भी तो लिविंग है ना। हम हो गए यानी कि हम जानवरों में आते हैं। हम हो गए, हमारे साथ जो और रह रहे हैं वो सब के सब इसमें आते हैं। यानी कि इसके दो हिस्से हैं, एक है बॉटनी और दूसरा है जूलॉजी। बॉटनी हो गया, जूलॉजी ये किससे करेगा? ये रिलेट करेगा प्लांट से, और ये करेगा जानवरों से यानी कि ह्यूमन से, जू से। अब इनकी और भी ब्रांचेस हैं इन दोनों की। बहरहाल
हम आते हैं फिजिकल साइंस पे। अब फिजिकल साइंस क्या होती है? फिजिकल साइंस ये रिलेट करती है नॉन लिविंग से। अब नॉन लिविंग क्या? जैसे कि इसमें आ गई हमारी खुद की फिजिक्स, केमिस्ट्री आती है, बायोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस, जियोलॉजी, जियोग्राफी, ये इसमें आती हैं साइंस। और भी बहुत सारी हैं, और भी बहुत सारी। तो अब क्या हुआ कि साइंस दो हिस्सों में बटी हुई है, एक लिविंग है और दूसरी नॉन लिविंग। अच्छा, एक चीज़ लिखना भूल गए, एस्ट्रोनॉमी। अब आपको इधर कहीं से भी लिख लें, ये सारी की सारी नॉन लिविंग में, ये लिविंग में आती है। तो एक एमसीक्यूज करते हैं कि साइंस जो है, व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट साइंस, पुराने में पुरानी साइंस कौन सी हो सकती है इनमें से? तो पहले नोट कर लें, चलो मिटा दें। अब ओल्डेस्ट साइंस क्या है, यानी कौन सी हो सकती है सर? तो एमसीक्यूज करते हैं, व्हाट इज द ओल्डेस्ट साइंस? ऑप्शन है फिजिक्स, ऑप्शन बी में आता है एस्ट्रोनॉमी, सी में रखते हैं जियोलॉजी को, डी में रखते हैं जियोग्राफी। थोड़ी डिस्क्रिप्शन देते हैं कि पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि ओल्डेस्ट साइंस कौन सी है? तो फिजिक्स किससे रिलेट करती है? नेचर से। और एस्ट्रोनॉमी स्टार्स हो गए, गैलेक्सीज हो गए, प्लैनेट्स हो गए, सूरज हो गया, इनसे ये रिलेट करती है। जियोलॉजी होती है ज़मीन जो है उस पर जो वोल्केनोज आते हैं, जो अर्थक्वेक्स आते हैं, उनकी स्टडी ये करवाती है। और जियोग्राफी ये ज़मीन की शेप क्या है उससे रिलेट करती है ज़्यादातर। तो इसमें से कौन हो सकती है? फिजिक्स तो नहीं हो सकती, जियोग्राफी भी नहीं है, सॉरी जियोलॉजी भी नहीं है, जियोग्राफी भी नहीं है, एस्ट्रोनॉमी। अब कैसे एस्ट्रोनॉमी? क्योंकि पुराने दौर में जो लोग थे ना, उनका ज़्यादातर ध्यान स्टार्स की तरफ होता था। तो उन्होंने पहले जो अंदाज़े लगाए, जो ऑब्जर्वेशन की, वो इस फील्ड की एस्ट्रोनॉमी की। अब वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। अब कैसे कि कुछ हिस्ट्री पे ध्यान देते हैं कि जो केव मैन थे, यानी जो गुफाओं में रहते थे, हम जैसे ही, यानी हमारे एंसेस्टर्स, वो अवेयर थे, उनको अवेयर था, उनको पता था कि फायर जो है, जो चीज़ें जलती हैं, वो दो स्टोन को, यानी अगर टू स्टोन्स हैं, उनको मारने से, यानी फ्रिक्शन करने से, रगड़ करने से, रब करने से ये फायर पैदा हो रही है। यानी उनको ये पता था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो फायर बनेगी, आग बनेगी। चलो ठीक है। फिर कौन आते हैं? चाइनीज़। अब चाइनीज़ ने क्या किया? चाइनीज़ ने मैन्युफैक्चर किया पेपर, और उनकी लैंग्वेज में पेपर को कहते हैं पेपिरस। पेपिरस, इनको कहते हैं पेपिरस। इसका मतलब था पेपर, यानी इन्होंने फर्स्ट मैन्युफैक्चर किया, बनाया पहला पेपर। और उनके बाद आते हैं इजिप्शियन। आप तो वाकुफ हो गए, मम्मी, जो मम्मी होते हैं, डेड पीपल्स को अलाइव करते हैं, फिल्मों में दिखाया गया है। बहरहाल इजिप्शियन जो थे, उन्होंने मेजर किया, यानी उन्होंने मेजर किया, क्या मेजर किया? फ्लड लेवल ऑफ नाइल रिवर। उन्होंने नील नदी को मेजर करने का मेथड्स निकाला। अब इन तीन कंडीशंस में देखें ना, एक चीज़ मुकम्मल है, वो है कि यहाँ पे ये अवेयर थे, यानी इन्हें पता था कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। इसमें कोई देवता का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बनाया, यानी इनको पता था कि अगर ऐसा करेंगे तो ये चीज़ें बनेगी। और इजिप्शियन ने क्या किया? ये इन्होंने तो मेजर कर ली, यानी मेजर होती है साइंस से। जिस चीज़ को आप मेजर कर सकें ना, वो साइंस के दायरे में आती है। तो चलो, अब फिर क्या हुआ? इंडस वैली, जो सिंधु नदी इस वादी के आसपास इलाके में रहते थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया डेसिमल सिस्टम। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मैथ और फिज़िक्स में, दोनों में। तो अब इसे नोट कर लें, आगे पढ़ते हैं। ओके, मिटा दें। चलो अब अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं। तो ओके, फिज़िक्स जो है, फिज़िक्स की एटमोलॉजी देखें, यानी कि वर्ड कहाँ का है। पहला तो सवाल ये है
कि ये है किस लैंग्वेज का लफ्ज़। तो ये बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज़ है, जिसका कहाँ से ड्राइव हुआ है, फिजिकोज। अच्छा, कुछ किताब यहाँ पे के की जगह सी दे रही हैं, दोनों ठीक हैं, ओके। और इसका मतलब होता है नेचर। नेचर, अब नेचर तो हुआ, चीज़ें गिर रही है, चल रही है, ये नेचर के दायरे में आ रही है। या हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, ये भी तो नेचर है ना। तो फिज़िक्स जो है, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। ओके, चलो ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। पर रुकिए, आपको पता होगा कि मैटर क्या है और एनर्जी भी हो सकता है आपको पता हो। तो मैटर की बात करें तो इसमें होता है एक होता है स्पेस और दूसरा होता है वेट, यानी कि मास। ये दोनों चीज़ें इसमें होती है। समटाइम्स कुछ कंडीशंस हैं जिसमें ये नहीं होती, फिक्स नहीं होती ये चीज़ें, जैसा कि गैस हो गई। और ये होती है द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। इसको पढ़ाते हैं, ये क्या होती है। पर पहले हमें समझना पड़ेगा इंटरेक्शन क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरेक्शन। इस जगह पे इंटरेक्शन काम क्या कर रहा है, क्यों यूज़ हुआ पड़ा है, यहाँ पे समझाते हैं। जो इंटरेक्शन है, अब इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, चलो ठीक है। इंटरेक्शन का मतलब होता है इन्फ्लुएंस या एक्शन। अब ये तो बात सही नहीं हुई, इन्फ्लुएंस या एक्शन, अब ये क्या है। अब देखें, सादा सा मिसाल समझते हैं कि मैटर और एनर्जी एक दूसरे से कैसे लिंक्ड है। एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे ग्राउंड है, एक बॉल है। अब इधर से कोई ह्यूमन है, अब ह्यूमन है, इसके हाथ में है, अरे बाप रे, इसके हाथ में है, और ये छोड़ रहा है इसे। अब जैसे इसको हाथ निकालेगा तो ये नीचे गिरेगी। अब पहला सवाल कि नीचे क्यों गिरी, ग्रेविटी, ठीक है। पर इस जगह पे ग्रेविटी आई कैसे, तो इस जगह पे ग्रेविटी आई फील्ड की सूरत में, फील्ड की सूरत में इधर ग्रेविटी आई। और फील्ड मैटर है या एनर्जी, बिल्कुल एनर्जी है। तो अब ये क्या है, बॉल क्या है, ये है मैटर, और ये एनर्जी, यानी कि फील्ड जो है ये क्या है, एनर्जी। अब ध्यान दें, अब यहाँ पे क्या हुआ, मैटर और एनर्जी दोनों ने इंटरेक्ट किया, तभी तो बॉल नीचे गिरा ना। इसको हम कहते हैं डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। यानी इंटरेक्शन का मतलब होता है इन्फ्लुएंस या एक्शन। इधर एक्शन भी हो रहा है, इधर इन्फ्लुएंस भी हो रहा है, दोनों चीज़ें इस जगह पे हो रही हैं। अब इनको नोट कर लें तो आगे चलें। चलो जी, मिटाते हैं। अब इंटरेक्शन तो हो गया, अभी तक समझ में नहीं आया तो एक और मिसाल को इस्तेमाल करते हैं। चलो सर, चलो जी। अब दूसरा मिसाल कौन सा है, अगर यहाँ पे वुड है, अब वुड क्या है, मैटर, चलो ठीक है, वुड क्या है, मैटर है। अब इसे हम देते हैं आग, फायर। अब फायर क्या है, एनर्जी। अब फायर क्या है, एनर्जी, वुड क्या है, मैटर। अब होगा क्या, जैसे इसमें फायर जाएगी अंदर तो कुछ वक्त के बाद ये जो वुड है, वुड नहीं रहेगा, ये तब्दील हो जाएगा ऐश में, यानी कि खाक में। अब खाक में जो तब्दील हुआ, क्यों हुआ, आखिर वजह क्या है इसको खाक में तब्दील होने की। पहले तो समझे कि मैटर था, फिर एनर्जी थी, और दोनों जैसे ही मिक्स हुए, जैसे ही दोनों मिले तो उनका रिजल्ट क्या बना, ऐश। तो इधर भी क्या हो रहा है, इधर इंटरेक्शन हो रहा है, यानी एक्शन इन्फ्लुएंस हो रहा है दोनों चीज़ों का। तो इसे हम कहते हैं डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, यानी कि इंटरेक्शन। फिर भी रिमेंबर, इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ, एक्शन या इन्फ्लुएंस। चलो सर, एक्शन या इन्फ्लुएंस। चलो फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स की ब्रांचेस। फिजिक्स कितने हिस्सों में बटी हुई है। एक है जिसे हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स, और दूसरी है जो होती है मॉडर्न फिजिक्स।
चलो सर, पहले इसको डिस्कस कर लें कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है ना। ये होती है द स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। अब मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड क्या है? मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड जो होती है वो दुनिया, जैसा कि जिसे हम देख सकें, जैसा कि मार्कर हो गई, जैसा कि एप्पल फॉल हो रहा है, गिर रहा है नीचे, उसको भी हम देख रहे हैं। जैसा कि प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, ये सारे के सारे इस चीज़ में आते हैं। यानी मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड वो होती है जिसको हम बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के आँखों से भी देख सकें, उसे हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। अब इनके एग्जांपल्स क्या हैं? इसके एग्जांपल है प्लैनेट्स, स्टार्स, या हम कह लें सूरज हो गए, हमारा सन हो गया, या कार, या जो भी चीज़ें, यानी कि ऐसी चीज़ें जिसको हम देख सकें, जिन्हें हम देख सकें। इनके पीछे जो भी लाज काम करेंगे वो क्लासिकल के करेंगे, क्योंकि हम उन्हें देख सकते हैं। इसकी और लिमिटेशंस पढ़ें, ये काम किस स्केल पे करती है। लिमिटेशंस, पहली लिमिटेशंस क्या है कि नियर या ग्रेटर देन। अब ध्यान दीजिएगा, नियर आर ग्रेटर देन 10⁻⁹ मीटर साइज ऑब्जेक्ट। यानी क्लासिकल मैकेनिक्स जो है नैनोमीटर की स्केल तक जा सकती है। उसके अंदर यानी कि एटम्स के अंदर की इंफॉर्मेशन हम क्लासिकल मैकेनिक्स से कभी भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका काम कहाँ पे, 10⁻⁹ मीटर या उससे ज़्यादा। इससे ज़्यादा का मतलब है कि बड़ी चीज़ें, इससे बहुत बड़ी। तो अब इसकी पहली लिमिटेशन तो ये हो गई, यानी कि ये कहाँ काम करेगी, ग्रेटर देन या इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। पहले तो ये हो गई, या हो इक्वल या कह लें नियर, और दूसरा ग्रेटर, और दूसरा होगा ग्रेटर। इन साइज में जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वहाँ पे ये काम करेगी डेफिनेटली। और दूसरी बात क्या है, लिमिटेशंस की है कि इसकी वेलोसिटी जो होनी चाहिए बहुत बहुत कम होनी चाहिए। किससे? स्पीड ऑफ लाइट से। यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कौन से ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, जिनको हम देख सकते हैं, उनकी रफ्तार कितनी होनी चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट से भी कम, तभी ये काम करेगी। ये इसके लिमिटेशन से। अब थोड़ा एमसीक्यूज कर लेते हैं। एमसीक्यूज, क्लासिकल फिजिक्स वर्क्स एट ऑप्शन दे रहे हैं मिलीमीटर स्केल, बी में दे रहे हैं एंगस्ट्रॉम स्केल, सी में दे रहे हैं 200 नैनोमीटर स्केल, या डी में दे रहे हैं नन ऑफ दीज। अब आप इन्हें सोल्व करें, लिख लें पहले, इसको मिटा के फिर सोल्व करते हैं। नोट कर लें। चलो जी, अब एमसीक्यूज को करते हैं सोल्व। क्या रहा है, चलो जी सोल्व करते हैं। अब हो क्या रहा है कि हम इसको पहला ऑप्शन सोल्व करें कि एक तो है मिलीमीटर क्या नैनोमीटर से कम है या ज़्यादा है? बिल्कुल कम है, तो यहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स काम करेगी। दूसरा क्या है, एंगस्ट्रॉम, A0, इसका मतलब होता है एंगस्ट्रॉम। इसमें हम साइज़ मापते हैं, एंगस्ट्रॉम चीज़ों का साइज़। अब एंगस्ट्रॉम क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम में होते हैं 10⁻⁻10 मीटर। यानी मीटर यानी कि ये किसका यूनिट हो सकता है, लेंथ या डिस्टेंस का। और तीसरे में क्या है, 200, एंड सी ऑप्शन में 200 नैनोमीटर। इसको सोल्व करें। आपको तो पता होगा कि एक नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। तो सोल्व करें, 200 नैनोमीटर को हटाएंगे तो क्या रखेंगे, 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर। तो और सोल्व करें कि ये क्या होगा, कितना होगा, ये हो रहा है 200 × 10⁻⁹ मीटर, या और सोल्व करेंगे तो ये होगा 2 × 10⁻⁷ मीटर। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही है, एक तो ये, दूसरा ये गलत है। नन ऑफ दिस हो सकता था अगर ये दोनों इससे छोटे होते, नैनोमीटर से छोटे होते तभी। तो ये ठीक है और ये भी ठीक है, नोट कर लें। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं।
अब पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, जो फिजिक्स की दूसरी ब्रांच है उसे हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स जी। अब मॉडर्न फिजिक्स दो हिस्सों में, एक है रिलेटिविटी, रिलेटिविटी, और दूसरा इसका पार्ट है वो है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स, अच्छा क्वांटम फिजिक्स को और नाम दें क्वांटम मैकेनिक्स, ये दोनों लिखे जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो ये जो रिलेटिविटी है ना, ये दी थी आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन बहुत बड़ा नाम, 1905 और 1915 में। और जो क्वांटम थ्योरी थी इसकी दो कुछ किताब लिख रहे हैं कि 1896 में आई, कुछ किताब लिख रहे हैं 1900 में ये स्टार्ट हुई। बहरहाल इन दोनों में से स्टार्ट हुई है। इसका फाउंडर जो था, जो इसको बनाने वाला था, खोजने वाला था, वो था मैक्स प्लैंक। चलो जी, अब ये पहली तो बात ये है कि आइंस्टाइन और मैक्स प्लैंक एक ही मुल्क के थे, यानी कि दोनों जर्मन थे। इसके दो हिस्से हैं रिलेटिविटी के, बड़ा डीप में नहीं जाते। इसको हम कहते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बस लिख लें, आगे नहीं चलते। रिलेटिविटी, और दूसरा है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। चलो जी, रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स, अब इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स को आप डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ सब एटॉमिक बिहेवियर। सब एटॉमिक बिहेवियर नहीं, सब एटॉमिक पार्टिकल बेस्ड रहेगा। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब सब का मतलब होता है समाल, छोटे। एटॉमिक मीन्स एटम से भी छोटे उन पार्टिकल्स का, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या और भी बहुत सारे हैं, एंटी प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन, और भी बहुत सारे हैं। तो इनकी स्टडी क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं कर सकती, इनकी स्टडी करेगी क्वांटम फिजिक्स। और क्लासिकल मैकेनिक्स कहाँ ख़त्म होती है? 1896 या 1900 तक। उससे पहले जो थी नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स यूज़ होती थी, क्योंकि एटम का पता नहीं था। तो अब नोट कर लें। ओके, अब एमसीक्यूज कराते हैं। चलो जी, एमसीक्यूज कराते हैं। दूसरा, सेकंड एमसीक्यूज, हु रोट द फर्स्ट बुक ऑन फिजिक्स। पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, बता रहे हैं कि फिजिक्स पे पहला किताब किसने लिखा था? ऑप्शन देते हैं डेमोक्रिटस, दूसरे में एरिस्टोटल, और तीसरे में दे रहे हैं न्यूटन, और चौथे में आइंस्टाइन। अब सोचें क्या होगा, चलो बता दें। डेमोक्रिटस ने कॉन्सेप्ट दिया था कि एटोमॉस, उसने बुक नहीं लिखा था। उसने कहा था कि चीज़ें जो है ना, एटम यानी एक ऐसी स्टेज होती है चीज़ों की जहाँ से कोई चीज़ ब्रेक नहीं होती, वो आखिरी स्टेज होती है। तो ये तो नहीं हो सकते। न्यूटन तो आए बाद में, आइंस्टाइन बाद में आया। तो होता है अरिस्टोटल ने पहला किताब फिजिक्स पे लिखा था। चलो जी, दूसरा एमसीक्यूज करते हैं। उसमें क्या है, उसमें कह रहा है द स्टडी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स is in particles is in which field of physics। अच्छा, पूछ रहा है कि सबएटॉमिक पार्टिकल्स की किस फील्ड में, फिजिक्स की कौन सी फील्ड में स्टडी होती है? तो ऑप्शन दे रहे हैं रिलेटिविटी, ऑप्शन बी में दे रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स,
सी में दे रहे हैं क्वांटम फिजिक्स, और डी में दे रहे हैं बोथ बी एंड सी। बताएं क्या होगा, सोच लें। अच्छा, मैंने पढ़ाया कि सबएटॉमिक वर्ल्ड की स्टडी किस में होती है? क्वांटम फिजिक्स में। और क्वांटम फिजिक्स कहाँ पे आती है? मॉडर्न फिजिक्स में। पर मॉडर्न फिजिक्स में तो ये भी आ रही है। आप सोचते होंगे कि बहुत बी एंड सी सही है, पर सही नहीं है। इसका जो ऑप्शन है ना, वो है क्वांटम फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में दोनों चीज़ें आई, रिलेटिविटी भी आई और क्वांटम भी आई। तो इसमें दो हिस्से हैं। एक तो ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है, पर क्वांटम फिजिक्स राइट ऑप्शन है। तो नोट कर लें। चलो आगे पढ़ें। ओके जी। अच्छा, एक और बात कि क्वांटम फिजिक्स का दायरा जो है काम करने का वो कहाँ पे है? उसका दायरा है लेस देन आर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ये इस साइज पे काम करती है, ये इसके साइज है। और इसके नीचे जाएंगे ना तो न्यूक्लियस मिलेगा। यानी कि एटम अगर हम बनाएं तो एटम कुछ ऐसा है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। हम मानते हैं कि ऐसा है। और इसकी ये जो साइज़ है ना, ये जो टोटल साइज़ है एटम की, ये आती है एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻⁻10 मीटर में। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 10⁻⁹ मीटर से कम साइज़ जिसकी भी होगी वहाँ पे क्या लगेगी? क्वांटम फिजिक्स। तो एंगस्ट्रॉम तो इससे कम है, तो यहाँ पे कौन लगेगी? एटम की स्केल पे। ये एटम है, एटम की स्केल पे कौन लगेगा? क्वांटम फिजिक्स। पहले ये बात समझिए। और दूसरी आ रही है ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसकी साइज़ देखें तो पूरे एटम से बहुत ही छोटी है। तो इस जगह पे भी यानी कि ये भी क्या है? 10⁻⁹ मीटर से बहुत ही कम है, बहुत ही कम। तो इस जगह पे जो स्केल लगेगी वो लगती है फेम्टो। याद रखें, आगे पढ़ाएंगे। फेम्टो बराबर है 10⁻⁻15 मीटर कहते हैं फेम्टोमीटर। और एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। ये एटम की स्केल है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसकी साइज़ पे कौन लगेगा? फेम्टो। तो अगर मैं आपसे पूछूं MCQs, बहुत ही छोटा सा मुन्ना सा एटम, मैं कहता हूँ एंगस्ट्रॉम, बस मान लें एंगस्ट्रॉम है ये। एंगस्ट्रॉम किस चीज़ पे लगता है? ऑप्शन ए पे है एटम, ऑप्शन बी में है न्यूक्लियस, ऑप्शन सी में है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, डी में करते हैं बोथ ए एंड सी। चले बताएं, जल्दी बताएं। एंगस्ट्रॉम जो स्केल है वो नीचे में से किस पे अप्लाई होती है? एटम पे, न्यूक्लियस पे तो नहीं हो सकती। न्यूक्लियस तो एंगस्ट्रॉम से छोटा है। चलो इधर और इधर मसला हो रहा है, यानी कि एटम ये सारा है, यहाँ पे एंगस्ट्रॉम मान सकते हैं। पर ये क्या लिखा हुआ है? कह रहा है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिटल यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो एंगस्ट्रॉम से बहुत छोटा होगा, तो इस जगह पे भी नहीं लग सकती। तो इसका ऑप्शन क्या है? एटम पे। तो चलें नोट कर लें। अभी काम बहुत है, अभी तो सारा का सारा पढ़ेंगे, सारी फिजिक्स। अब ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के कोई टेबल बनाते हैं। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। अब आपको क्या करना है? नेम ऑफ ब्रांच। सो भी फिजिक्स भी, नेम ऑफ ब्रांच वो भी फिजिक्स की। और यहाँ पे क्या लिखे हैं? उसकी फील्ड के काम करने का तरीका, यानी कि मैकेनिज्म। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ न्यूक्लियर फिजिक्स। ध्यान दें, न्यूक्लियर फिजिक्स। ऑप्टिक्स 3 में लिखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी। चौथी लिखते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स। और पांचवी लिखते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। चलो जी, अब ये ब्रांचेस हो गई। अब आपको क्या करना है कि एरो देनी है कि कौन सी फिजिक्स की ब्रांच किस मैकेनिज्म पे काम करती है। अब मैकेनिज्म क्या है? पहला हम लिखते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा, रेडिएशंस। और दूसरा लिखते हैं चार्जेस। और तीसरे पे लिखते हैं
मिरर एंड लेंसेस। और चौथी में लिखते हैं ट्रांजिस्टर, नहीं, चौथी में लिखते हैं हेवनली ऑब्जेक्ट, हेवनली ऑब्जेक्ट। और पांचवें में लिखते हैं ट्रांजिस्टर। चलो जी, अब इंट्रो देते हैं, ये क्या क्या है। अल्फ़ा बीटा गामा, ये रेडिएशन से, ये इनमें से कौन सी फिज़िक्स की ब्रांच है जिसमें से ये निकलते हैं और ये ताल्लुक़ रखते हैं उस फिज़िक्स की ब्रांच से। दूसरी है चार्जेस कौन सी होती है, नेगेटिव या पॉजिटिव। अब जो चार्जेस हैं वो कौन सी फिज़िक्स की ब्रांच से ताल्लुक़ रखती हैं। तीसरा है मिरर और लेंसेस। चौथा है हेवनली। अब हेवनली क्या है, हेवनली होता है रिलेटेड टू स्काई, रिलेटेड टू स्काई। अब रिलेटेड टू स्काई में क्या होता है, हम जब आसमान की तरफ देखते हैं तो सितारे, सूरज ये नज़र आते हैं, उन्हें हम कहते हैं हेवनली ऑब्जेक्ट। यानी ये क्या है, स्काई ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी आसमान में देखते हैं तो ये हमें नज़र आते हैं। और तीसरा, पांचवा है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं मोबाइल्स में, लैपटॉप में, सैटेलाइट्स में। ये कंपोनेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में या ये जो हैं ये टेक्नोलॉजी में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। चलो आप कर लें पहले। चलो ठीक है। अब न्यूक्लियर फिज़िक्स अल्फ़ा बीटा गामा से, और ऑप्टिक्स ये रिलेटेड है मिरर से, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस से, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स ट्रांजिस्टर, और एस्ट्रोफिज़िक्स हेवनली ऑब्जेक्ट। अब ये इनसे रिलेट करते हैं फिज़िक्स की ब्रांचेस इन चीज़ों से, तो नोट कर लें। अच्छा जी, नोट कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप कर लें, नेम द साइंटिस्ट हु gave the following laws or theories। चलो जी, बताना है आपको। तो पहले लिखते हैं आइंस्टाइन, और दूसरे में लिखते हैं आइंस्टाइन एंड न्यूटन। और थ्री में लिखते हैं मैक्स प्लैंक। चौथे में लिखते हैं हाइगन। और पांचवें में लिखते हैं रॉबर्ट हुक। और थ्योरीज कौन सी हैं, ये साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट के नेम। और थ्योरीज और लॉज, पहले में लिखते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि ग्रेविटी का लॉ, बस समझ लेना। और दूसरे में लिखते हैं क्वांटम थ्योरी। और तीसरे में लिखते हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट की वेव थ्योरी। चौथे में लिखते हैं लॉ ऑफ एक्सटेंशन। और पांचवें में लिखते हैं रिलेटिविटी। चलें जी, कर लें। यानी कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन से लॉज दिए या थ्योरीज दी। तो आइंस्टाइन अकेला है, तो आप इधर क्या करेंगे, आइंस्टाइन को मिलाएंगे रिलेटिविटी से। आइंस्टाइन एंड न्यूटन इन दोनों ने काम किया था ग्रेविटी पे। और तीसरे आते हैं मैक्स प्लैंक, ये तो हमने पढ़ा, ये फाउंडर था क्वांटम थ्योरी का। हाइगन ने दी थी वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ये आगे पढ़ेंगे। और रॉबर्ट हुक इन्होंने दिया था लॉ ऑफ एक्सटेंशन, जो हुक्स लॉ के नाम से जाना जाता है। जैसे दूसरा नाम दे सकते हैं हुक्स लॉ। अब नोट कर लें, तो एमसीक्यूज कर लें। ओके जी, अब करते हैं एमसीक्यूज, एक ही करते हैं। एमसीक्यूज में क्या है, एमसीक्यूज में पूछ रहे हैं कि विच इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। पूछ रहे हैं कि फिजिक्स की ओल्डेस्ट ब्रांच कौन सी है। ऑप्शन में दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी खुद फिजिक्स की ब्रांच है। बी में दे रहे हैं क्लासिकल फिजिक्स, अच्छा क्लासिकल मैकेनिक्स लिखते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स। और सी में लिखते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। और डी में लिखते हैं नन ऑफ दीज। तो सोचें,
पहले तो इलेक्ट्रिसिटी इतनी पुरानी नहीं है, ये न्यू है, तो ये तो नहीं हो सकती। और क्लासिकल मैकेनिक्स, हाँ ये हो सकती है, ये हो सकती है, पर बात ये है यहाँ पे एस्ट्रोफिज़िक्स भी है। अगर आप लेक्चर में पहले देखें ना, हमने बात की थी कि ओल्डेस्ट साइंस जो थी, ओल्डेस्ट साइंस वो थी एस्ट्रोनॉमी की। एस्ट्रोनॉमी क्या होती है? एस्ट्रोनॉमी होती है स्टार्स का इल्म, जो स्टार्स हो गए, गैलेक्सीज हो गए, उनका इल्म। एस्ट्रोफिज़िक्स भी ऐसे ही काम करती है, पर ये एस्ट्रोफिज़िक्स है, तो ये भी मॉडर्न ही है, तो ये भी नहीं हो सकती, नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता। तो क्लासिकल मैकेनिक्स किताब लिखते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स ये ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है। यहाँ पे ख़त्म होता है लेक्चर नंबर 1, और नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट और मेजरमेंट और उनके MCQs पढ़ेंगे, ECAT और MCAT के हवाले से।